आज हम अध्याय 6 जैव प्रक्रम का भाग 2 पढ़ेंगे। इस भाग में हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछले भाग में हम पोषण के बारे में, पोषण की अलग अलग विधियां, पोषण के प्रकार, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण के बारे में पढ़ चुके हैं। स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण हमने पढ़ा है और साथ ही विषमपोषी पोषण में हमने अमीबा में पोषण की विधि पढ़ा है। इस भाग में हम मनुष्य में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। सामान्यतः यह देखा जाता है कि अलग अलग जीवों में पोषण की विधि अलग अलग होती है। जैसे कि एक कोशिकीय जीवों में पोषण अलग प्रकार से होता है, वहीं बहुकोशिकीय जीवों में इनमें जटिलता के आधार पर पोषण की विधि अलग अलग होती है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा में पोषण जो है उसकी शारीरिक सतह मतलब कोशिकीय सतह के माध्यम से पोषण होता है, उसमें फेगोसाइटोसिस के माध्यम से पोषण हमने पढ़ा है। वहीं मनुष्य में जैसे जटिल जीव है में पोषण जो है भोज्य पदार्थ के पाचन के से पोषण उसमें प्राप्त होता है। जैसे कि मनुष्य में देखा जाए तो पोषण जो है उसके भोजन के पाचन के बाद उसे पोषण प्राप्त होता है और उससे ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा का उपयोग शरीर की वृद्धि में किया जाता है। अब मनुष्य में भोजन का जो पाचन होता है उस पाचन के लिए पूरा पाचन तंत्र होता है और पाचन तंत्र जो है आहार नाल और उससे संबंधित ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें आहार नाल होती है जो मुख गुहा मतलब मुख से प्रारंभ होती है और बड़ी आंत और एनस तक खत्म होती है और साथ ही इसमें कई संबंधित ग्रंथियां जैसे कि लीवर जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, इसके बाद अग्नाशय, लार ग्रंथि, इसके बाद जठर ग्रंथियां और आंत्र की सतह पर उपस्थित ग्रंथियां मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट होती है। आहार नाल जो है मुख गुहा से गुदा तक एक लंबी नली होती है और साथ ही आहार नाल में भोजन का पाचन अलग अलग चरणों में होता है जिससे मनुष्य को पोषण प्राप्त होता है। आहार नाल की जो लंबाई होती है वह लगभग 9 मीटर होती है। हमारी आहार नाल की पूरी लंबाई 9 मीटर के लगभग होती है। इस प्रकार से देखा जाए कि हमारे जो मुख गुहा से हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन का पूरे पाचन तंत्र के अंदर पाचन होता है और पाचन के बाद उससे अवशोषण होता है और अवशोषण होकर उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हम एक पाचन तंत्र का चित्र देख रहे हैं। यह पाचन तंत्र में जो आहार नाल है, यह आहार नाल जो है मुख गुहा से प्रारंभ होती है और एनस पर खत्म होती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 9 मीटर के लगभग होती है और इसे कार्य के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। इसका पहला भाग है मुख माउथ, दूसरा भाग है ग्रसिका मतलब कि ईसोफेगस, अगला भाग है इसमें आमाशय स्टमक, इसके बाद अगला भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत और इसके बाद ये छोटी आंत आगे बड़ी आंत में खुलती है, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत और लास्ट में एनस या गुदा द्वार होता है। इसी में ऊपर की ओर इसे बोलते हैं हम डायफ्राम। डायफ्राम जो है इसके वक्षीय भाग को उदर भाग से अलग रखता है। इसमें यहाँ पर यह लीवर मतलब कि जो यकृत है, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब इसे हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। मनुष्य की आहार नाल का सबसे पहला भाग है मुंह या माउथ। माउथ जो है भोजन को निगलने का काम करता है। यह मुख्य द्वार होता है। साथ ही मुख गुहा में भोजन को बारीक कणों में चबाया जाता है। जो भोजन हम निगल रहे हैं बड़े बड़े टुकड़ों में उसे छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है और दांतों के माध्यम से, जीभ के माध्यम से और लार के माध्यम से उसे बारीक टुकड़े में कर दिया जाता है। भोजन का पाचन जो है मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। भोजन का पाचन जो है मुख गुहा से इसलिए प्रारंभ होता है क्योंकि मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि में टाइलिन एंजाइम होता है और टाइलिन एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसलिए मुख गुहा में ही पाचन शुरू हो जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं मुख गुहा के भाग। मुख गुहा में निम्नलिखित भाग होते हैं जैसे दांत, लार ग्रंथि, जीभ। दांत जो है भोजन को चबाने का काम करता है, साथ ही हमारे चेहरे को एक शेप मतलब आकार प्रदान भी करता है। लार ग्रंथि में लार होती है। लार जो है लसलसा पदार्थ है जो भोजन को लसलसा नम बनाता है।
और साथ ही पाचन के रूप में लार में टाइलिन एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। जीभ जो है स्वाद का आभास करवाती है और साथ ही भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने में भी सहायता प्रदान करती है। अब हम मुख गुहा में जो भाग है उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे दांत। दांतों का मुख्य काम क्या होता है? भोजन को चबाना। जो भोजन है उस भोजन को चबाना, भोजन को बारीक टुकड़ों में पीसना, और साथ ही भोजन को चबाने के साथ ही दांत जो है हमारे बोलने में भी हमारी मदद करते हैं और साथ ही हमारे चेहरे को एक आकार प्रदान करते हैं। यहाँ हम दांतों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि ये हमारी मुख गुहा है, इसमें जो दांत है, जो आगे के जो 4 दांत होते हैं उनको बोलते हैं अपन इंसाइजर। इंसाइजर दांत जो है किसी भी चीज को पकड़ने का काम करते हैं। इसके बाद अगले जो दांत है केनाइन, ये जो केनाइन दांत जो है इंसाइजर के दोनों ओर एक एक दांत होते हैं। ये केनाइन दांत जो है तीखे होते हैं, साथ ही किसी भी चीज को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें केनाइन दांत बहुत ही तीखे होते हैं और बाहर की ओर निकले रहते हैं। वहीं इसके बाद अगले दांत हैं प्रीमोलर। अगले जो 2 दांत होते हैं वो प्रीमोलर होते हैं और उसके बाद मोलर होते हैं। ये दाढ़ के समान होते हैं, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। इस प्रकार से ये दांत हैं। मनुष्य में वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या 32 होती है, वहीं छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें दांतों की संख्या 20 होती है। मतलब दूध के दांत 20 होते हैं और वयस्क व्यक्ति के जो दांत होते हैं वो 32 होते हैं। ये मुख गुहा है, इसमें ऊपर की ओर जो पैलेट होता है ये कठोर होता है और इसके बाद जो बाद वाला हिस्सा होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है, मतलब कि कोमल तालु होता है। ये तालु है और ये कोमल तालु है। ये लिप्स है। इसके बाद इस जो भोजन होता है उस भोजन को पकड़ने का काम और निकलने का काम जो है वो दांत करते हैं। अगला है लार ग्रंथि, जो मुख गुहा में पाई जाती है। लार ग्रंथि से लार रस निकलता है। लार रस जो होता है वह लसलसा चिपचिपा और साथ ही एंजाइम युक्त होता है। लार रस में एंजाइम टाइलिन पाया जाता है और टाइलिन एंजाइम जो है जटिल भोज्य पदार्थ को सरल में कन्वर्ट करने का काम करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। हम अपनी मुख गुहा में अगर अधिक समय तक गेहूं या मक्का का दाना चबाएंगे तो चबाने के बाद उसमें लार मिलेगी और लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम जो है उसमें उपस्थित कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। इसलिए वह हमें कुछ समय तक चबाने के बाद मीठा लगने लगता है। भोजन को चबाने और नम बनाने में लार का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही भोजन के अंदर उपस्थित कुछ सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया है उन्हें भी नष्ट करने का काम लार रस करता है। मुख गुहा का अगला भाग जीभ है। जीभ जो है मांसपेशियों से बनी एक संवेदी संरचना है। यह अत्यधिक संवेदी संरचना है। जीभ भोजन को चलाने के साथ ही उसमें लार रस को मिलाने का काम भी करती है, क्योंकि भोजन के अंदर जब लार रस मिल जाता है तो भोजन चिकना और नम हो जाता है। साथ ही लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम भी भोजन के छोटे छोटे कणों के साथ मिल जाता है और भोजन के अंदर उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना शुरू कर देता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब कि मुख गुहा से ही पाचन का काम शुरू हो जाता है। जीभ जो है भोजन के छोटे छोटे कणों को अंदर की ओर धकेलने का काम भी करती है। जीभ पर कई स्वाद कलिकाएं होती है। जीभ पर कई स्वाद कलिकाएं होती है, मतलब कि टेस्ट बड होती है, जो अलग अलग स्वाद या टेस्ट का आभास प्रदान करने में मदद करती है। जैसे कि जीभ का जो अग्र भाग है यह मीठेपन का आभास प्रदान करता है। इसके बाद वाला भाग जो है वह साल्ट मतलब नमकीन का आभास प्रदान करता है। इसके बाद जो बीच वाला जो भाग है वह सौर मतलब कि खट्टेपन का आभास प्रदान करता है और जीभ का जो अंतिम भाग जो होता है वो बीटर मतलब कि कड़वेपन का आभास प्रदान करता है। इस प्रकार जीभ के अंदर अलग अलग प्रकार से टेस्ट बड अलग अलग हिस्सों में होती है जो कि अलग अलग स्वाद का आभास प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त जीभ हमें बोलने में सक्षम बनाती है। हमारे स्वर यंत्र से निकलने वाली आवाज से अक्सर शब्द बनाने का काम जीभ ही करती है, इसलिए जीभ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है।
पाचन तंत्र का अगला भाग है ग्रास नली यानी ईसोफेगस। ईसोफेगस को पढ़ने से पहले हम कुछ समझते हैं, जैसे कि हमारे मुख गुहा का पश्च भाग जो है उसे फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स के अंदर भोजन और वायु मार्ग दोनों का ही क्रॉसिंग होता है, मतलब कि भोज्य पदार्थ और वायु मार्ग दोनों का क्रॉस होता है। साथ ही फेरिंग्स ग्रसनी भाग में एक लेरिंगोफेरिंग्स और एक ओरोफेरिंग्स होता है। लेरिंगोफेरिंग्स के माध्यम से जो है वायु जो है हमारे लेरिंग्स में जाती है, मतलब कि फेफड़ों में जाती है, और साथ ही ओरोफेरिंग्स के माध्यम से जो है भोज्य पदार्थ जो है हमारे ईसोफेगस में प्रवेश करते हैं। तो ईसोफेगस यानी ग्रास नली जो है फेरिंग्स और आमाशय के बीच की एक संरचना होती है जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस एक लंबी नली के समान संरचना है जो हमारे मुख गुहा के पश्च भाग फेरिंग्स से लेकर आमाशय के अग्रभाग तक जुड़ी रहती है। ईसोफेगस जो है डायफ्राम, जो ये डायफ्राम है जो वक्षी भाग को उदर भाग से अलग रखता है, इस डायफ्राम को भेद कर अंदर की ओर प्रवेश करती है। ईसोफेगस के अंदर कुछ श्लेष्म मतलब म्यूकोसा संबंधी संरचना होती है जो कि भोजन को अंदर की ओर आने के बाद उसे जो है चिकनाहट प्रदान करती है और आगे की ओर धकेलने में मदद करती है। साथ ही इसोफेगस के अंदर कुछ क्रमानुकुंचन गतियां होती है और क्रमानुकुंचन गतियों के कारण ही इसोफेगस में आया भोजन जो है आगे की ओर आमाशय में प्रवेश करता है। मुख गुहा में चबाया गया भोजन जो है बोलस कहलाता है। बोलस जो है छोटे छोटे पिंडों के रूप में ईसोफेगस से होते हुए आगे की ओर आमाशय में प्रवेश करता है। ग्रास नली यानी ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, यह केवल भोजन को आमाशय में पहुंचाने का काम करता है। पाचन तंत्र का अगला भाग है आमाशय यानी स्टमक। आमाशय जो है एक थैली के समान संरचना है। यह जो है भोजन के अंदर प्रवेश करने पर, मतलब जब आमाशय के अंदर भोजन प्रवेश करेगा तो इसके अंदर फैलने की क्षमता रहती है, मतलब कि भोजन जब अंदर आ जाता है आमाशय के अंदर तो इसकी जो सतह है, भित्ति जो है यह फैल जाती है। साथ ही लगातार आमाशय की भित्ति के अंदर गति होती रहती है ताकि जो भोजन आमाशय में आया है वह अंदर की ओर मिक्स होता रहे आमाशय के अंदर जठर रस से। आमाशय की जो पेशी भित्ति जो है भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायता प्रदान करती है। आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो जठर रस को स्रावित करती है। जैसे कि ये आमाशय है, इस आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो कि जठर रस का स्रावन करती रहती है और यह जठर रस जो है भोजन के अंदर मिक्स होता रहता है। आमाशय में ऊपर की ओर जहां इसोफेगस जुड़ता है यहाँ पर एक कार्डियक छिद्र होता है, कार्डियक वॉल्व होता है। यहाँ पर कार्डियक छिद्र जो है भोजन को अंदर प्रवेश करने के बाद बंद हो जाता है। उसके बाद जब भोजन अंदर आमाशय में आ जाता है तो उसका आमाशय में पाचन शुरू हो जाता है। इसके बाद आमाशय जो है आगे की ओर छोटी आंत से जुड़ता है, वहां पर पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है और पाइलोरिक वाल्व जो है जब आमाशय में पाचन प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब पाइलोरिक वाल्व खुल जाता है और यहाँ से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। आमाशय में जठर रस जो है वह लगातार भोजन के अंदर मिक्स होता रहता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मुख्य रूप से होता है और साथ ही कुछ प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन और श्लेष्मा जठर रस में होते हैं। जैसे ही जठर रस मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में मिल जाता है तो भोजन जो है अम्लीय हो जाता है। अम्लीय होने के साथ ही भोजन के अंदर कुछ मात्रा में अगर कुछ सूक्ष्म जीव आ गए तो वह भी मर जाते हैं। इसके बाद भोजन अम्लीय होने के साथ ही उसमें पेप्सिन एंजाइम जो है वह एक्टिव हो जाता है और प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। कुछ सामान्य परिस्थितियों में आमाशय की भित्ति से श्लेष्म का स्रावन होता है जो कि आमाशय की भित्ति को बढ़ती हुई अम्लीयता से सुरक्षा प्रदान करता है। कई बार हमने देखा है कि हमारे पेट में जलन सी मचती है और जलन सी मचना मतलब कि हमारे आमाशय में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाना है। जैसे हमने भोजन किया और भोजन करने के बाद जब हमारे आमाशय में अम्लीयता की मात्रा बढ़ गई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा मात्रा में स्रावित हो रहा है तो हमें जलन का आभास होता है। इस स्थिति में हमें अम्लीयता कम करने वाली दवाएं जैसे एंटासिड का उपयोग करते हैं या हम इसके अतिरिक्त इनो या बेकिंग सोडे का उपयोग करते हैं ताकि बेकिंग सोडा जो है वो अम्लीयता के प्रभाव को कम कर दे।
पाचन तंत्र में आमाशय के बाद अगला भाग होता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। यह जो छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन है जो स्टोमक के बाद पाइलोरिक वाल्व से आगे की ओर खुलती है। मतलब स्टोमक में जो भोजन होता है वह पाइलोरिक वाल्व से आगे की ओर छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। छोटी आंत जो है 3 भागों से मिलकर बनी होती है। छोटी आंत का पहला भाग होता है ड्यूओडिनम, बीच वाला भाग होता है जेजुनम और अंतिम भाग होता है इलियम। मतलब कि छोटी आंत 3 भागों से मिलकर ड्यूओडिनम, जेजुनम और इलियम से मिलकर बनी होती है। छोटी आंत में भोजन का पाचन होने के साथ ही साथ भोजन का अवशोषण होता है। मतलब कि जो जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में परिवर्तित हो गए उन पदार्थों को छोटी आंत में उपस्थित सूक्ष्मांकुर मतलब माइक्रोविलाई के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। छोटी आंत में लीवर के पित्ताशय से पित्त रस पित्त नलिका के माध्यम से छोटी आंत में प्रवेश करता है। साथ ही पेनक्रियास मतलब अग्नाशय से अग्नाशयी रस जो है वह भी छोटी आंत में प्रवेश करता है। इस प्रकार से पित्त रस और अग्नाशयी रस छोटी आंत में उपस्थित भोजन के साथ मिलकर भोजन का पाचन करते हैं और साथ ही भोजन सिंपल रूप में परिवर्तित होने के साथ उसका अवशोषण छोटी आंत में होता है। छोटी आंत आमाशय से भोजन को प्राप्त करती है। मतलब आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स मतलब कि अवरोधनी पेशी पाई जाती है, उसके द्वारा इसमें नियंत्रण होता है। एक वयस्क मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर यानी 20 फीट होती है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन एमिनो एसिड में, वसा वसीय अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तन हो जाता है। आमाशय से आने वाला भोजन जो है अम्लीय होता है और साथ ही अम्लीय भोजन को जो है उदासीन किया जाता है। मतलब यकृत से स्रावित पित्त रस जो है भोजन को भोजन की अम्लीयता को कम कर देता है और उसे क्षारीय बना देता है, हल्का उदासीन कर देता है। साथ ही अग्नाशयी एंजाइम जो है इस माध्यम में एक्टिव हो जाते हैं। अग्नाशयी रस के जितने भी एंजाइम है वो क्षारीय माध्यम में जो है सक्रिय हो जाते हैं और भोजन के अंदर जितने भी अपचित है उनको पचित करने लगते हैं। छोटी आंत में जब अग्नाशयी रस का स्त्रावन होता है तो इस अग्नाशयी रस में प्रोटीन पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है और साथ ही वसा के पाचन के लिए इसमें लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन जो है वह प्रोटीन का पाचन करता है एमिनो एसिड में और साथ ही लाइपेज जो एंजाइम है वो वसा का पाचन करता है वसीय अम्ल में। इसी प्रकार छोटी आंत में कुछ कार्बोहाइड्रेट को पचित करने वाले एंजाइम भी पाए जाते हैं और ये एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। छोटी आंत की भित्ति में कुछ ग्रंथियां होती है जो कि आंत्र रस मतलब आंतरी रस का स्रावन करती है और आंतरी रस में कुछ एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन संबंधी होते हैं। प्रोटीन का एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और वसा का वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं और साथ ही वो छोटी आंत के अंदर सरल पदार्थ अवशोषित होना शुरू हो जाते हैं। छोटी आंत की भित्ति पर कुछ सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। मतलब कि छोटी आंत की भित्ति पर अंगुली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं जिन्हें हम माइक्रोविलाई या सूक्ष्मांकुर या दीर्घरोम कहते हैं। ये दीर्घरोम या माइक्रोविलाई क्या करते हैं कि छोटी आंत की अवशोषण सतह को का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। मतलब कि अधिक से अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थों का अवशोषण हो सके वो काम माइक्रोविलाई करते हैं। माइक्रोविलाई में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है और साथ ही भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब कि माइक्रोविलाई के ऊपर रुधिर कोशिकाओं रक्त वाहिकाओं का जाल होता है। जैसे ही भोजन का सरल रूप इसके संपर्क में आता है तो उस सरल भोज्य पदार्थ को अंदर की ओर अवशोषित कर लिया जाता है ब्लड में और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर की कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ को पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद अवशोषित भोज्य पदार्थ का ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण होता है, उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है और इस ऊर्जा का उपयोग शरीर की वृद्धि और मरम्मत में किया जाता है। मतलब इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए उत्तकों के निर्माण और पुराने उत्तकों की मरम्मत में किया जाता है। इस प्रकार से अब छोटी आंत के अंदर जो अपचित भोज्य पदार्थ है अपशिष्ट का काम अपशिष्ट होता है और इस भोजन को आगे की ओर बड़ी आंत में पहुंचा दिया जाता है।
पाचन तंत्र का अगला भाग है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत आगे की ओर बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत में अपचित भोजन, बिना पचा भोजन जो अपशिष्ट होता है, उसे छोटी आंत से बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जहां अधिक मात्रा में जल का अवशोषण हो जाता है। बड़ी आंत में अधिक से अधिक मात्रा में जल का अवशोषण हो जाता है, और जल का अवशोषण होने के साथ ही अपशिष्ट पदार्थ मतलब अपशिष्ट पदार्थ को आगे की ओर रेक्टम में पहुंचा दिया जाता है। गुदाद्वार या एनस, बड़ी आंत में जल के अवशोषण के बाद अन्य पदार्थ जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसे एनस के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। यह वेस्ट मटेरियल होता है। इस प्रक्रिया को हम बहिक्षेपण कहते हैं। यह जो है स्फिंक्टर जो अवरोधनी पेशियां जो होती है, उनके माध्यम से नियंत्रित होता है। मानव के पाचन तंत्र को एक चित्र के माध्यम से शॉर्ट में समझते हैं। मानव का पाचन तंत्र जिसमें आहार नाल होती है, आहार नाल मुख गुहा से प्रारंभ होती है और एनस पर खत्म होती है, गुदाद्वार पर खत्म होती है। सबसे पहले भोजन को खाया जाता है और उसे मुख गुहा में अच्छी तरह से चबाया जाता है। अच्छी तरह से चबाने के साथ ही भोजन के अंदर लार को मिक्स किया जाता है। लार भोजन को नम और चिकना बनाता है। साथ ही लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम भोजन के अंदर उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से भोजन जो है बोलस कहलाता है। इस बोलस को आगे की ओर ईसोफेगस मतलब ग्रसनी में प्रवेश कराया जाता है। यह काम जो है फेरिंग्स में उपस्थित ओरोफेरिंग्स करता है। अब यहाँ से भोजन जो है ग्रसिका मतलब ईसोफेगस में आने के बाद यहाँ पर क्रमाकुंचन गति होती है, और क्रमाकुंचन गति जो है बोलस यानी भोज्य पदार्थ को आमाशय की ओर धकेल देता है। आमाशय के अंदर जो भोजन आता है, यहाँ पर आमाशय की सतह पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो कि लगातार जठर रस का स्त्रावन करती है। भोजन आने के बाद जैसे ही भोजन आता है तो उसमें जठर रस मिक्स हो जाता है। जठर रस में अम्ल, ट्रिप्सिन, इसके अलावा कुछ एंजाइम होते हैं, और ये एंजाइम और जठर रस जो है भोजन में अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद भोजन को अम्लीय बना देता है। और साथ ही आमाशय में जल और अधिक मात्रा में अल्कोहल का अवशोषण होता है। साथ ही भोजन के अम्लीय होने के कारण इसमें उपस्थित कुछ सूक्ष्म जीवाणु भी इसमें भर जाते हैं। अब भोजन को पाइलोरिक वाल्व के माध्यम से आगे की ओर छोटी आंत में प्रवेश कराया जाता है। छोटी आंत के अंदर भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है और साथ ही अवशोषण भी होता है। छोटी आंत में लीवर के पित्ताशय मतलब कि पित्ताशय से पित्त रस छोटी आंत में आकर मिलता है, और साथ ही अग्नाशय से अग्नाशयी रस छोटी आंत में आकर मिलता है, और साथ ही छोटी आंत में आंतरिक रस होता है। ये सभी मिलकर छोटी आंत के अंदर भोज्य पदार्थ का पूर्ण रूप से पाचन कर देते हैं, और जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। उन सरल पदार्थों को छोटी आंत में उपस्थित माइक्रोविलाई के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है। छोटी आंत में उपस्थित माइक्रोविलाई से जो है अपचित भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है, उससे ब्लड के माध्यम से संपूर्ण शरीर में पहुंचा दिया जाता है, और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही शरीर की वृद्धि और मरम्मत की जाती है। अब छोटी आंत से आगे अपचित भोजन जो अपशिष्ट कहलाता है, उसे बड़ी आंत में प्रवेश करा दिया जाता है। छोटी आंत बड़ी आंत से जिस स्थान पर मिलती है वहां एक अतिवृद्धि दिखाई देती है। इसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। यह वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है हमारे अंदर पाया जाने वाला अवशेषीय अंग है, जो अब किसी काम का नहीं है। यह हमारे पूर्वजों में सेलुलोज का पाचन करता था, लेकिन अब किसी काम का न होने के कारण यह हमारे शरीर में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अवशेषीय अंग के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ को आगे की ओर पहुंचा दिया जाता है। बड़ी आंत से अपशिष्ट पदार्थ जो है रेक्टम में प्रवेश करता है और एनस के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। बड़ी आंत में अधिक से अधिक मात्रा में जल का अवशोषण हो जाता है, ताकि शरीर के अंदर जो भी जल है वापस से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से भोजन का पाचन शरीर में होता है।